नमस्ते। ये नवंबर 2020 यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन का पेपर था, उसको उस पे डिस्कशन पे है। ये इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 एक्सप्लेन हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है। इसमें ये 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से देखना है कि कौन लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट देखेंगे, काफ़ी सिमिलैरिटी है क्योंकि ये वाले और ये बिल्कुल सेम है। इसमें और इसमें ये है कि ये और ये एंड है। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो सिंबल प्रपोजिशन में यूज़ हुए हैं इनके क्या मीनिंग है। यदि ये सिंबल है, इसको नेगेशन कहते हैं, इसको डिसजंक्शन कहते हैं। ये और लॉजिकल और की तरह काम करता है। इसको कंजक्शन कहते हैं, लॉजिकल एंड की तरह काम करता है। इसको इफ़ देन कहते हैं, ये कंडीशन इसको कहते हैं। और बाई डायरेक्शनल, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ है। इसके ट्रुथ टेबल क्या है, कैसे बुलियन वैल्यू पे वर्क करते हैं, सो सिंपल। नेगेशन क्या करता है, कोई भी वैल्यू है यदि पी है, पी को उल्टा कर देता है रिवर्स ऑर्डर में। 0 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। पी और क्यू का मतलब यह है कि जब दोनों वैल्यू यदि 0 होती हैं तो ये 0 आएगा, अदरवाइज ये 1 आएगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि हमारे पास एटलीस्ट यदि एक 1 इनपुट में है तो आउटपुट में क्या 1 ही आएगा, ट्रू ही आएगा। ये कंजक्शन है। कंजक्शन का मतलब एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन का मतलब कि सभी इनपुट्स 1 होनी चाहिए, अदरवाइज जो आउटपुट है वो क्या है, 0 आएगी। इफ़ देन क्यू, पी इफ देन क्यू, ये इसका मतलब ये है कि यदि पी की वैल्यू 1 है और क्यू की वैल्यू 0 है तो ये 0 आएगा, अदरवाइज सभी कंडीशन में क्या आएगा, ये 1 आएगा। पी की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू 0 है। पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ये कैसे एग्जीक्यूट होता है कि जब दोनों ही इनपुट्स क्या सेम हो, 0 0 या 1 1, तो ये करता है। तो इन्हीं रूल्स को हमने अप्लाई करना है इन स्टेटमेंट को देखते हुए। देखो ये पहली और चौथी बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों को इकट्ठे ही सॉल्व कर लेते हैं हम। तो पी क्यू, ये क्यू आर है। सो उस केस में हमारे पास ये P, ये Q, ये R, ये 3 वैल्यूज़ हैं, तो ऑब्वियसली 8 हमारे पास ये वैल्यू आएंगी। तो ये 8 वैल्यूज़ इनको रिप्रेजेंट कर दी, 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, ऐसे ही लास्ट में 1 1 1। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, P इफ़ देन R। तो ये क्या है, तो P को देखिए और R के कॉलम्स को देखिए। तो P और R में जहाँ पे P 1 है, R 0 है, तो वहाँ पे 0 आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, ये ट्रू आएगा। क्यू इफ देन आर, तो क्यू के कॉलम को देखो, आर के कॉलम को देखिए, तो हमें क्या मिलता है कि 1 0 है, उसके बाद 1 0 ये आ रहा है, तो दो केसेस में ये आएगा। इफ इन दोनों के ऊपर क्या है, हम क्या ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, एंड ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, यानी कि कंजक्शन ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। तो कंजक्शन का मतलब क्या है, दोनों ही जब 1 होंगी तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो 1 1 है तो 1 1 1 है तो ये 1 1 1 है तो 1 1 1 तो 1, बाकी 0। पी और क्यू, सिंपली पी और क्यू, पी लिया क्यू लिया, तो और के ऑपरेशन अप्लाई किया, जहाँ जहाँ पे 0 है 0, अदरवाइज 1, तो ये 2 0 स्टार्टिंग में आएगी, बाकी 1 आएंगे। पी और क्यू इफ देन आर, तो अब आर को लेना है, इस कॉलम को लीजिए और आर वाले कॉलम को लीजिए। तो यहाँ यहाँ पे 1 है और आर में 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0। यहाँ भी 1 है और आर में 0 है, तो ये 0 हो गया। ओके तो क्या हुआ हमारे पास, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट यदि देखें, ये कॉलम और ये कॉलम बिल्कुल सही हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट 1 क्या है, ये ट्रू है। यदि स्टेटमेंट 1 ट्रू है तो ऑब्वियसली आप यहीं से कैलकुलेशन बंद कर दीजिए कि ये वाली 4 क्या है, गलत है। बिकॉज यहाँ पे और ऑपरेशन है, यहाँ पे एंड ऑपरेशन है। करके देख लेते हैं क्या है कि ये पी एंड क्यू है। तो पी एंड क्यू का मतलब जहाँ पे दोनों 1 1 है पी और क्यू में, वहाँ पे 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। अब इस कॉलम को लीजिए और आर कॉलम को लीजिए और देखिए क्या है। तो इस कॉलम को हम यदि लेंगे तो हमारे पास ये सारे 1 1 1 1 1 1 आ रहे हैं। ये 1 है और आर 0 है, तो ये 0 आएगा, बाकी ये। बट ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ के केस में। ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, जो 1 है, तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट 4 क्या है, वो रॉन्ग है। फिर भी दो स्टेटमेंट को हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए पी और क्यू, वैसे एग्ज़ाम में
सॉल्व करते वक्त इसकी आवश्यकता नहीं है, आपको राइट आंसर निकालना है जल्दी से और नेक्स्ट पे मूव करना है। बट इसको अंडरस्टैंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं पी इफ़ एंड ओनली इफ़ आर, तो दोनों स्टेटमेंट जब ट्रू होती हैं तो ये ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स। ये वन हुआ, ये वन हुआ, नेगेशन किया पी का, क्यू का नेगेशन किया, ये आया, फिर इन दोनों के ऊपर इफ़ एंड ओनली इफ़ अप्लाई किया तो ये आया 1 1 1 0 0 1, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट ये ट्रू है। सिमिलरली यदि इसको देखेंगे तो हमारे पास ये भी क्या है कंडीशन, ये 1 0 0 1 आ रहा है और ये 1 0 0 1 आ रहा है, इसी तरह आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ये भी ट्रू है। तो हमारे पास क्या हुआ है, जो फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसमें देखिए क्या है कि सपोज यू हैव ए लिनक्स फाइल सिस्टम वेयर द ब्लॉक साइज 2 किलोबाइट है। 2 किलोबाइट का मतलब होता है 124 मल्टीप्लाई बाई 2। ए डिस्क एड्रेस इज 32 बिट्स। 32 बिट्स का मतलब क्या है 4 बाइट्स। एन आई नोड इंडेक्स नोड कंटेन द डिस्क एड्रेस ऑफ फर्स्ट 12 डायरेक्ट ब्लॉक ऑफ द फाइल, सिंगल इनडायरेक्ट ब्लॉक एंड डबल 2 indirect block. Approximately what is the largest file size that can be represented by the index node? तो क्वेश्चन को इसको सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम फाइल साइज जो हम निकालते हैं वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिए गए हैं 12 डायरेक्ट दिए हैं, 1 सिंगल इनडायरेक्ट दिया है और 1 डबल इनडायरेक्ट दिए इनटू द ब्लॉक साइज। तो अब यहाँ पे क्या है, ब्लॉक साइज कितना है हमारे पास 2K यानी कि 204 बाइट्स। डिस्क एड्रेस कितना है 4 बाइट्स। तो नंबर ऑफ एड्रेसेस पर ब्लॉक हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाय डिस्क एड्रेस, 2 × 1024 डिवाइड बाई 4, ये कितना आया 512 बाइट्स। तो मैक्सिमम फाइल साइज किसके बराबर आ गया हमारे पास, क्या है कि 12, और इनको ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट दिस आंसर। और यहाँ पर जो कैलकुलेशन में आ रहा है वो बाइट्स में आ रहा है, तो बाइट्स में आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेगा का मतलब क्या होता है, हमारे पास क्या है 10⁻⁶, तो वहाँ से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, इतने मेगाबाइट्स। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास 537। क्वेश्चन नंबर 13, गिवन बिलो आर द different properties of 3D projection from A to D. Identify the correct order of the basis of the property of true perspective projection, only an orthographic projection, both orthographic and projective transformation, neither orthographic nor the projective transformation respectively. तो इसके बाद हमारे पास जो perspective projection होती है, distance and angle are not preserved, इसमें डिस्टेंस और एंगल प्रिजर्व नहीं होते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में डायरेक्शन और प्रोजेक्शन नॉर्मल होते हैं। तो इसका बेटर सीक्वेंस ये है, रिक्वायर होमोजीनियस सिस्टम चाहिए उसको करने के लिए। उसके बाद फॉर एनी ऑब्जेक्ट अपेयर द सेम साइज एंड क्लोजर वन, ये इसकी प्रॉपर्टी है, और इस ऑर्डर में DCAB के ऑर्डर में, सो थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि फोक क्या होता है। फोक एक चाइल्ड क्रिएट करता है और जो इसकी मदर प्रोसेस होती है वो साथ में इंक्लूडेड होती है, और जो फोक रिटर्न करता है 0 चाइल्ड प्रोसेस के लिए, और प्रोसेस आईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, पेरेंट प्रोसेस जो है वो चाइल्ड आईडी रिटर्न करती है। यदि n नंबर ऑफ फोक्स एग्जीक्यूट हो रही हैं तो 2n प्रोसेसेस बनती हैं। यदि P1 की बात करें तो 3 यहाँ पे फोक हैं, तो ये कितना आएगा 2 मतलब 8 प्रोसेसेस होंगी। तो ऑब्वियसली बिल्कुल ये सही है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। दूसरे के केस में P2 के केस में क्या है कि हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस आई के लिए है वो, उसके बाद सेकंड चली तो पहले वाली भी चलेगी, तो 2 प्रोसेसेस हो गई, और जब तीसरे वाली चलेगी तो ऊपर वाले भी 2 हैं, तो हमारे पास 3 प्रोसेसेस हो गई। तो टोटल प्रोसेसेस कितनी होगी 14, और यहाँ पे क्या है 12 बोला जा रहा है, दैट इज ए रॉन्ग आंसर। तो स्टेटमेंट 1 क्या है ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 क्या है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15, 2 वेरिएबल हैं B1 B2, क्लस्टरिंग यूज़ कर रहे हैं। तो क्लस्टरिंग के मीन्स क्लस्टरिंग फॉर 3 के लिए हम बात ये करते हैं, क्लस्टर एक जो क्या है मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, डाटा माइनिंग के काम आता है डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा डाटा होता है उसको ऑर्गेनाइज करना है। तो इसमें कोरिलेशन की बात हो रही है, तो दोनों के बीच में यदि कोरिलेशन होगा तभी ये सेंट्रोइड को रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो चीज़ें हैं दीज आर द रिप्रेजेंट एज ए क्लस्टर सेंट्रोइड्स। ये बॉक्स और ये वाला बॉक्स अपर और लोअर का बीच में एक मीडियन लाइन है जो कि इसको बाइफरकेट कर रही है। ये k=2 के लिए डायग्राम है, वैसे k=3 के लिए डायग्राम होती है, बट जो स्टेटमेंट 2 है वो ट्रू नहीं है क्योंकि कोरिलेशन इनमें होना चाहिए। सो राइट आंसर इज द थर्ड।
ये हमारे पास है, बहुत ही सिंपल है। देखिए कि ये एंटिटी होती है, ये रिलेशनशिप है, ये एट्रीब्यूट के लिए यूज़ होता है, ये बीक एंटिटी के लिए यूज़ होता है, ये बीक रिलेशनशिप के लिए, ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए, ये की एट्रीब्यूट के लिए, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट के लिए। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि आप इनसे आसानी से समझ पाएंगे ये कौन सी चीज़ किसके लिए है। सो राइट आंसर इज़ द थर्ड इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग इज कॉल्ड। तो सबसे पहले समझिए कि अडेप्टिव मेंटेनेंस से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस से रिलेटेड है। अडेप्टिव मेंटेनेंस का मतलब होता है पोर्टिंग एंड माइग्रेशन। करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब होता है कि बग की फिक्सिंग करना। परफेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग, डाटा रीस्ट्रक्चरिंग, कोड रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग। तो इसी में रीस्ट्रक्चरिंग होती है, डाटा की रीस्ट्रक्चरिंग किसमें, परफेक्टिव मेंटेनेंस में। और प्रिवेंटिव में क्या होता है, अपडेट डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको अपडेट करना है। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, परफेक्टिव मेंटेनेंस। क्वेश्चन नंबर 18, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, उसकी कॉस्ट को निकालने से रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें फंक्शन पॉइंट कितने हैं, 464 हैं, 6% काम कर रहे हैं, जिनमें से हमारे पास क्या है, एक इसमें डिज़ाइनर है, 2 इसमें प्रोग्रामर हैं, 2 इसमें टेस्टर हैं, और एक हमारे पास इसमें क्या रिक्वायरमेंट गैदरर है। तो उनकी ये डिफरेंट सैलरीज दी हुई हैं, 12 पॉइंट पर पर्सन पर मंथ बनते हैं। तो इसका बेसिक फार्मूला क्या है कि प्रोजेक्टेड कॉस्ट होती है टोटल 1 मंथ सैलरी इनटू मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं। तो 1 मंथ सैलरी कितनी बनती है, देखो ये 70 है, उसके बाद 60 के 2 हमारे पास क्या है, इसके पास गैदरर है, 2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे रिक्वायर गैदरर 50,000 पर। प्रोग्रामर कितने हैं, 2 प्रोग्रामर एंड 2 टेस्टर, 2 प्रोग्रामर है, 2 टेस्टर है, एक गैदरर है और एक डिज़ाइनर है। इनको आया तो 360K आया टोटल मंथ। रिक्वायर्ड कितने होंगे, जो हमारे पास क्या है, फंक्शन पॉइंट कितने, 864, और एवरेज कितने हैं उसके आ रहे हैं। तो टीम मेंबर्स कितने हैं, तो टोटल निकाल लेते हैं। तो ये पर मंथ के कितने हैं, 864 टोटल पॉइंट है, एक की एवरेज 12 है, तो 6 की कितनी होगी, उनको मल्टीप्लाई करके 12 मंथ्स का काम आ रहा है, 1 साल का काम आ रहा है। 360 की टोटल सैलरी बन रही थी, इनको मल्टीप्लाई करो, गेट द दिस आंसर। तो राइट आंसर इज सेकेंड, सिंपल क्वेश्चन। Question number 98, to create an object behavioral model, the analyst perform the following steps। तो जो उसके steps होते हैं behavioral system फंक्शन, स्पेसिफिक इवेंट और टाइम, जो किसी भी चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं वो नॉर्मल बिहेवियर से, बट बिहेवियरल जो अप्रोच है किसी मॉडल को करने के लिए, उसमें हम स्पेसिफिक इवेंट और टाइम के विद रिस्पेक्ट फंक्शन मान के उसको चलते हैं। और जो एनालिस्ट स्टेप फॉलो करता है वो ये है कि इवेल्यूएट ऑल द केसेस। इसमें ये है कि ये सभी ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आके क्या है, डोंट यूज़ किया है, जो कि डोंट नहीं होना है। तो डी इसका पार्ट नहीं है, बाकी बिल्कुल ठीक है। सो राइट आंसर इज हमारे पास क्या है, डी, सॉरी राइट आंसर 1 है इस केस में, ना कि 3rd है। ए बी सी इज द राइट आंसर। Question, the process of removing the details from the given state representation is called abstraction। इसको abstraction कहते हैं। abstraction का मतलब क्या, फ्रंट में स्क्रीन है, बैक एंड का कोई पता नहीं क्या हो रहा है, उसने डाटा को abstract कर लिया है। ये oops का भी कंसेप्ट आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कंसेप्ट आता है कि रिमेनिंग आइटम्स क्या है, हिडन फ्रॉम द फ्रंट यूज़र, की बैक एंड पे क्या हो रहा है, फ्रंट में एक इंटरफेस प्रोवाइड हो रहा है जिससे इसको हम वर्क करते हैं। सो दीज आर द 10 क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू UGC नेट। In the next video you will see the remaining 80 questions. Thank you.